एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, वायरस यानी कि विषाणुओं से जो होने वाले रोग होते हैं उनके लिए ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, पोएचे को पीछे बोल दे, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने कहा है कि सऊदी अरब पहली बार फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। कब? 2027 में। अच्छा, लेकिन प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि बताओ 2023 में एशियाई फुटबॉल कप का मेजबान ये कौन सा देश है, तो आंसर होगा कतर। कब? 26 जून से लेकर 16 जुलाई 2023 तक। अच्छा, पहले अगर बात करें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, स्थापना होती है 1954 में। इसके 47 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। हेडक्वार्टर कोलालंपुर मलेशिया में है और इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और फुटबॉल से आपको याद आएगा, अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। कहां पे हुआ था? कतई हुआ था। और उसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हरा करके। और अब ध्यान रखना, फीफा महिला विश्व कप ये भी 2023 में होगा। कहां पे होगा? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, जिसका मैस्कॉट क्या है? तजुनी है। तजुनी एक पेंगुइन है। और अभी जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में हुए थे ना कतर में, ये अगले वाले कब होंगे? 4 साल बाद 2026 में। वो कहां पे होंगे? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होंगे। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको मैं एक साथ यहां पे रिवाइज करा देता हूं, जो भी आपने 2022 में पढ़े थे। अब ध्यान से सुनते जाना। अगर आपसे पूछे 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी, अच्छा पहले तो प्रश्न यही बन जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इसको किसने जीता था? केरल ने, पश्चिम बंगाल को हरा करके। अगर आपसे पूछे फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो कि भारत में हुआ था, उसको किसने जीता था? स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके। अगर आपसे पूछे फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप, ये 2023 में होंगे। कहां पे? पेरू में। पेरू जिसकी कैपिटल लीमा होती है। और डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये भी 2022 में हुआ था। इसको बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। और 2022 का बैलन डी और पुरस्कार की बात करें तो इसे पुरुषों में जीता था करीम बेंजेमा ने, ये रियल मैड्रिड के प्लेयर है। और महिलाओं में जीता था एलेक्सिया पुटेलस ने, ये बार्सिलोना की प्लेयर है। बाकी अगर पूछे 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। और महिलाओं में मनीषा कल्याण को। चलो ये बताओ, किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पे नामची सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? तो आंसर होगा बाइचिंग भूटिया। चलो बताओ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन बन गए? कल्याण चौबे बन गए। बाकी देखो, सऊदी अरब की बात करेंगे, कैपिटल इसकी रियाद है और करेंसी क्या होती है? सऊदी रियाल होती है। और यहां से भी एक प्रश्न आप कनेक्ट कर सकते हो। सऊदी अरब की एक फुटबॉल क्लब है अल नसार नाम से, उसको अभी ज्वाइन कर लिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और अभी सऊदी अरब के रियाद में ही 14वां स्पेनिश सुपर कप हुआ था, उसको जीत लिया है बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा करके। तो ये फुटबॉल से संबंधित 2022 में और 2023 में अभी तक जितने भी प्रश्न आपने पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में, सारे मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। एक साथ आपका इसी प्रश्न में मैंने रिवाइज करवा दिया। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इस वीडियो में डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो हम इसी तरह से पढ़ते ही हैं। करंट अफेयर्स के बाद हम लास्ट डे के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद आपका टॉप 5 स्टैटिक प्रश्नों का टेस्ट होता है। और उसके बाद टॉप 5 साइंस के प्रश्नों का भी टेस्ट होता है। और स्टैटिक और साइंस वाले प्रश्न वो होते हैं जो आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अपने सभी दोस्तों में, सभी स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कर दो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इसे सन 2000 से मनाया जा रहा है। तो आप कह सकते हो इस बार हम कौन सा संस्करण मना रहे हैं? 23वां संस्करण। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा क्लोज द केयर गैप। और 2022 में भी यही थी, 2023 में भी यही है, और अगले साल 2024 में भी यही होगी। तो थीम की टेंशन नहीं लेना है। कैंसर की बात करें, कैंसर क्या है? तो सिंपल सा याद रखना, अनियंत्रित रूप से कोशिका यानी कि सेल की संख्या में जो वृद्धि होती है उसे कैंसर कहते हैं। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं उसको? ऑन्कोलॉजी कहते हैं।
और आपसे अगर पूछ ले कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 7 नवंबर को। और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब होता है, तो वो 1 अगस्त को होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड कैंसर के उपचार में किस आइसोटोप यानी कि समस्थानिक का यूज होता है, उपयोग होता है, तो आंसर होगा कोबाल्ट 60 का। और थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग होता है। अच्छा बताओ, ये मैंने पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं, कहां पढ़ाया है? तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में ही, जब लास्ट में हम टॉप 5 साइंस के क्वेश्चन करते हैं, वहीं पे मैंने आपको पढ़ाया, याद आया? इसीलिए मैंने आपको बोला है, वो लास्ट में जो स्टैटिक और साइंस के क्वेश्चन करते हैं, मैं आपके लिए वही लेकर के आता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि वही अक्सर रिपीट होते हैं। चलो दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। अभी किस राज्य ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस को शुरू किया था, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। आप जानते हो सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला टीका ये लॉन्च कर दिया गया, क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। उसका नाम क्या है? सर्वावैक। इसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला ये कहां पे खोली गई, तो आंसर होगा कोच्चि में। तो ये फरवरी का आपका दूसरा इंपॉर्टेंट डे है। पहला कौन सा था? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था हमने, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में याया तसो को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो आंसर होगा लद्दाख। नाम है इसका याया तसो, जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अभी लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। याया तसो ये बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का आवास है। इसे भारत में काली गर्दन वाली क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। और काली गर्दन वाली क्रेन, अभी याद है, इसको लद्दाख का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। अच्छा, पहले हम बात कर ले यहाँ पे ये जैव विविधता विरासत स्थल की यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की। तो ये अभी तक भारत में कितनी थी? 36 थी। अभी लास्ट में नवंबर 2022 में 36 नंबर की जोड़ी गई थी। कौन सी? उड़ीसा का महेंद्रगिरी पहाड़ी को, जो कि भारत की 36 नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी थी। और अभी ये कौन सी बन गई? याया तसो 37 नंबर की बन गई। अच्छा, अगर पूछे पहली कौन सी थी और कब बनी थी, तो पहली 2007 में बनी थी। कर्नाटक के नल्लूर इमली ग्रोव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था भारत का। तो अब याद रखना 37 हो गई है। और जैव विविधता से बायोडाइवर्सिटी से एक डे याद आएगा, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं। चलो बताओ, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना था, तो आंसर होगा कोलकाता। और जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर थे कौन, जिनका निधन हो गया? E.O. विल्सन। वैसे अगर पूछूं मैं आपसे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये कितनी है भारत में? 40 है। 40वें नंबर की कौन सी है? धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। बात यहाँ पे अगर हम लद्दाख की करते हैं, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो बनाया गया था किसे? स्नो लेपर्ड को, तेंदुए को। और राजकीय पक्षी बना था क्या? काले गर्दन वाली क्रेन। अभी लद्दाख में ही मैं भी सुभाष अभियान शुरू हुआ था। और याद रखना, जो लेह हवाई अड्डा है ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है। और याद रखना, जो लेह हवाई अड्डा है ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है। और पेगोंग झील आपको यहीं पे मिलेगी। तो याद रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी अमेरिका की परामर्श फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, इसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी अमेरिका की कंसल्टिंग फर्म है ये मॉर्निंग कंसल्ट, जिसने एक सर्वे किया और उसके अनुसार बताया गया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सर्वे में 22 देशों के लीडर्स को रखा गया है। पहले स्थान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे पे मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर हैं, थर्ड पे हैं स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बेरसेट, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो इसमें 7वें स्थान पर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया, तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी 4 फरवरी 2023 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस मनाया, और इस मौके पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए सिंगापुर के चीफ जस्टिस, जिनका नाम है सुंदरेश मेनन, को इन्वाइट किया गया। ये नाम जरा याद रख लेना आप, ये नाम भी हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है।
और ये यहाँ पे आए और इन्होंने बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर उद्घाटन व्याख्यान यानी कि एक भाषण दिया, एक लेक्चर दिया। बता दूं ये जस्टिस सुंदरेश मेनन ये 2012 से सिंगापुर के चौथे चीफ जस्टिस है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 73 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। आप जानते हो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950 को। और भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के हैं। और वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 ईयर का। हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक कोई नहीं है, हाँ पर बन सकती है भविष्य में। कौन? BV नागरत्ना। लेकिन याद रखना हमारी पहली महिला जज जरूर रही है। कौन? फातिमा बीवी। अच्छा, यहाँ पे 2 स्टैटिक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, तो आंसर होगा YV चंद्रचूड़ का। ये DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे। ये 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 7 साल 4 महीने 20 दिनों तक ये मुख्य न्यायाधीश रहे। और अगर इसका उल्टा पूछूं सबसे कम समय तक कौन रहे, तो आंसर होगा कमल नारायण सिंह। ये 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हुआ था। ये केवल 18 दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी, तो केरल हाईकोर्ट। और ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी? नागालैंड बनी। अच्छा, अमेरिका की अभी पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी थी? मनप्रीत मोनिका सिंह बनी थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात हाईकोर्ट में। और बताओ भी किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई? राजस्थान में। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया था, जो क्या करेगा? अदालत के जो फैसले होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, तो उनको 4 भाषाओं में वो अनुवाद करेगा ये सॉफ्टवेयर। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। इससे पहले सुप्रीम ने फास्टर पोर्टल और सुपेस पोर्टल को भी लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। बाकी देखो, अगर सिंगापुर की बात करते हैं तो याद रखना कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है, करेंसी होती है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है। और सिंगापुर के ही है T राजा कुमार, जो कि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने थे, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे अपनी बैंक नोटों से, बैंक करेंसी से ब्रिटिश सम्राट के प्रतीक को हटा देगा। अभी वे दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की छवि को $5 के करेंसी नोट से हटाकर स्वदेशी संस्कृति के सम्मान करने वाली डिजाइन के साथ बदलेगा। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया की कागजी मुद्रा पर किसी भी ब्रिटेन के सम्राट का प्रतीक नहीं रहेगा। बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल इसकी कैनबेरा होती है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। अच्छा, अभी आपको याद है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था अभी 2023 में, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है। अगर बात करें वुमेन सिंगल की, तो आर्यना सबालेंका ने जीता था, ये बेलारूस की हैं। और पुरुषों में बात करोगे यानी कि मेन सिंगल की, तो नोवाक जोकोविच विजेता रहे थे, ये सर्बिया के हैं। और एक ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर है लीसा स्टालेकर, ये भी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई थी? बेलिंडा क्लार्क। अभी आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया में 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता था वीना नायर ने। और याद रखना, पिच ब्लैक नाम का एक्सरसाइज, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है। इसमें भारत भी शामिल होता है, कई और देश भी शामिल होते हैं। वैसे अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में काकाडू नाम का एक्सरसाइज किया था डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। आप जानते हो अभी ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला था? अमर सिंह को मिला था। ये भारतीय मूल के हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर थे शैन वॉटसन। अभी उन्होंने बुक लिखी है विनिंग द इनर बैटल नाम से। और शैन वॉन की बात करेंगे तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, निधन हो चुका है उनका भी 2022 में। उनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना नो स्पिन है।
और अभी 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कहाँ पे हुए थे? यूके बर्मिंघम में। उसमें टॉप पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, भारत चौथे स्थान पे था। और 2026 वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। उसके अलावा 2032 वाले जो समर ओलंपिक होंगे वो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया से और याद कर लो कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में हुए थे न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और अभी 2023 में 5वीं क्वाड समिट होगी, वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। क्वाड में 4 देश आते हैं, पता है ना, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव व्हीकल बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। नाम से ही क्लियर है इसमें क्या होने वाला है। तो पहली चीज तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर कोई ग्राहक लेता है तो उसे कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो यही हो गया, अगर वाहन तय किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला तो ग्राहक को छूट मिलेगी, मतलब जितना आप चलाओगे उतना ही पे करो। इसके अलावा और भी कई तरह के लाभ हैं, तो सिंपल सा अभी तो याद रखेंगे। पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी को किसने लॉन्च किया? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1919 में सर दोराबजी टाटा ने की थी और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का पहला गंतव्य कौन सा है, यानी कि डेस्टिनेशन? तो आंसर होगा लखनऊ। तो अभी इस वैन को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, अभी इन्होंने इसको लॉन्च किया इस वैन को, जिसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता फैलाना और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में प्रचार करना। और इस वैन का पहला गंतव्य, पहला डेस्टिनेशन लखनऊ है, जहां पे G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हो रही है। इसके बाद ये वैन देश के अन्य शहरों का भी दौरा करेगी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहां से लॉन्च की गई थी? तो आंसर होगा गाजियाबाद से। किसने की थी? केवीआईसी ने। बाकी लखनऊ से 2-3 पॉइंट्स आप याद रख लो, जैसे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुली गई? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ बना? लखनऊ में। और हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का नाम क्या है? तो आंसर होगा बाल मित्र। तो अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में बच्चों और उनके माता पिता को संचार सहायता प्रदान करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन में हेल्प करने के लिए ये व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है बाल मित्र। तो बच्चों के माता पिता इस चैटबॉट के थ्रू बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। मतलब अभी तक जनता और सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था उसको ये कम करने का काम करेगा। बाकी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो इसका गठन 2005 के अधिनियम से होता है। इसके अध्यक्ष हैं श्री अनुराग कुंडू और इस आयोग ने अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लॉन्च किया था। अच्छा, यहाँ पे बाल मित्र से एक पॉइंट मैं आपको लिंक करा के याद कराता हूँ। चलो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, देखिए किस किस को पता है। बताओ, अभी प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति कराने के लिए कौन सी परियोजना अभी शुरू करने की घोषणा की थी? तो आपका उत्तर होगा आरोग्य मैत्री। तो इसको ध्यान रखना आप। अब हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा जगदीशपुर। फिर बताइए, अभी किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। फिर बताइए, द लास्ट हीरोज नाम की बुक को किसने लिखा? पलागुम्मी साईनाथ ने। फिर बताइए, अभी एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहां पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा मंदसौर मध्य प्रदेश में। फिर आपसे पूछ रहे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। फिर बताओ, भारत में एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। राज्यों में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश। फिर बताओ, भारत 2025 में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा स्पेन। फिर बताओ, अभी के विश्वनाथ का निधन हो गया, वे क्या थे? फिल्म मेकर थे। और फिर बताओ, राफेल वरान ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा फुटबॉल से।
अब हम 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। पहले आप उत्तर देने की कोशिश करना ताकि आपका भी सेल्फ एनालिसिस साथ के साथ होता रहे, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो को देखने से आपको पता भी नहीं चलता और 2 मिनट में आप डेली, ज्यादा भी नहीं, डेली 10 क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हो। चलिए अभी देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पे होगा? तो आंसर होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। अगला प्रश्न है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। फिर बताइए अभी पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल ये कहां पे होंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। अभी 2022 में कहां हुए थे? बर्मिंघम यूके में, जिसमें टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और अब 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फिर बताइए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा मनोज सोनी है। अगला प्रश्न है राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। फिर बताइए अभी किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा फाल्गुनी नायर को। और फिर बताइए अभी संयुक्त राष्ट्र ने किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए? तो आंसर होगा मुंबई को और हैदराबाद को। फिर आपको बताना है कहां पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लातूर में। और किसकी स्टैच्यू है ये? BR अम्बेडकर जी की है। कितनी ऊंची है? 70 फीट ऊंची है। फिर अगला प्रश्न है किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर भूषण कुमार को। तो ये लीजिए 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। अब आपका टेस्ट होने वाला है, असली टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपके सामने आएंगे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। 5 तो स्टैटिक आएंगे, उसके बाद 5 साइंस के आएंगे, तो तैयार रहना। तो पहला प्रश्न ये रहा आपका, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो आंसर होगा दामोदर घाटी को। लेकिन याद रखना छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न मैंने आपका दूसरा रख लिया कि जर्मनी का रूर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा कोयले के भंडार के लिए। तो जर्मनी का ये जो रूर क्षेत्र है कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और मैंने अभी आपको बताया भारत का रूर प्रदेश ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, कोयले के भंडार से समृद्ध है ये क्षेत्र। तो दोनों प्रश्न एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, दोनों के दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, और मैंने दोनों के दोनों साथ में रख दिए ताकि दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके। अगला प्रश्न क्या है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर होगा कोसी नदी को। ये नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, इसके लिए एक नदी जोड़ परियोजना पास कर दी गई है। कौन सी नदी जोड़ परियोजना? कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना। अगला प्रश्न है माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। तो माजुली या असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक स्थित बड़ा नदी द्वीप है। माजुली को दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में दर्शाया गया है और माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपको पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, ये एक्सप्लेनेशन आपको क्विज में मिलेंगे जब आप क्विज लगाएंगे इनकी, क्योंकि देखो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। 5 आपके स्टैटिक वाले हो गए, आगे हम साइंस के पढ़ेंगे, वो 5 हो गए। डेली के 10 मैं आपको करा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरा काम तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं इनकी प्रैक्टिस आप कर सको, इसलिए इनको क्विज में भी डाल रहा हूं, डेली क्विज बना रहा हूं इनकी मैं। अब जैसे 4 दिन पहले हमने जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, अब आपको उनका रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो तो खोल के नहीं बैठोगे, वीडियो खोलोगे, चलाओगे, इस पॉइंट में आओगे, आपके 2-4 मिनट वैसे ही खर्च हो जाएंगे। इसलिए मैं क्विज बना रहा हूं। क्विज फटाफट से खोलो, 2 मिनट में क्विज लगाओ और बंद कर दो, अपना काम आगे बढ़ जाओ। तो जब आप क्विज लगाएंगे, उसको सबमिट करने के बाद सॉल्यूशन देखेंगे, वहां पे हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, साइंस की क्विज लगाएंगे तो वहां उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में कौन सी क्विज लगानी है इनके लिए आपको, जहां पे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर वाली क्विज लगाना। प्रीवियस ईयर स्टैटिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन, वहीं पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं और जल्दी हमारा सेशन खत्म होने वाला है। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों में से एक बार शेयर कर देना। प्रश्न पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 32। अब आज के हमारे 5 प्रश्न हो गए, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आपको बताना है जो हाई कोर्ट है ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। ये प्रश्न मैं आपको कल कराऊंगा, लेकिन आज मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ। अब हम टॉप 5 साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्वाशियाकोर रोग ये किसकी कमी से होता है? तो आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है ल्यूकोडर्मा ये किसकी बीमारी है?
ये स्किन की बीमारी है। और मैंने यहाँ पे आपको टेबल भी दे दी है वैसे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो चाहो तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। बाकी यहाँ पे भी आपको टेबल दे दिया मैंने, इसको भी रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग ये किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। और ये मीना माता, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसके कारण होता है? मरकरी के कारण। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया ये किस कारण होता है? वायरस के कारण। अच्छा देखो, यहाँ पे एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, वायरस यानी कि विषाणुओं से जो होने वाले रोग होते हैं उनके लिए कैसे याद रखोगे, क्या ट्रिक है? ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। पोएचे को पीछे बोल दे, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब कैसे बनेगी ट्रिक? अब देखो, रेखा से बन गया रे से रेबीज, ख से खसरा, हमें ह से हर्पिस, म से मेनिंजाइटिस, हिट करके ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा। करके साइलेंट है, मतलब करके का कोई अर्थ नहीं है। पोएछे, पोएछे को पीछे बोल दिया, पो से पोलियो, एड्स, चेचक, छोड़ गई, छोटी माता, डेंगू, ग से गलसौन और इन्फ्लुएंजा। तो चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके पास और ट्रिक है तो आप उसे भी याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया, और अगर बात करें कि 4 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, तो इसमें टॉप 5 स्टूडेंट कौन रहे? तो इसमें पहले स्थान पर है कर्मी हंसडा, कॉन्ग्रेचुलेशन कर्मी। फिर है पुष्पेंद्र, शुभम, सुबोध और निर्भय। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप सभी से कहूंगा कि क्विज आप सभी लोग लगाया करें, क्योंकि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनका तो क्विज आपको मिलेगा ही सही, साथ में उसमें 5-6 क्वेश्चन पुराने महीनों के भी मैं ऐड कर रहा हूं, ताकि आपका साथ के साथ रिविजन होता चले। जब आपके सामने पुराने क्वेश्चन आएंगे तो पता तो चले कि आप उनका आंसर भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्योंकि यही आपकी सिचुएशन आपके एग्जाम हॉल में भी रहने वाली है। आपके सामने वहां पे भी ऐसे ही स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं तो लेके बैठे रहो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो उसकी तैयारी अभी से आपको होनी चाहिए। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ पे आपको वहीं पे मिल जाएगी। और सेशन को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना है, ताकि आप लोगों के लिए जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो मोटिवेशन मेरा बना रहे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।